नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसका नाम है दिल की बात डॉक्टर गर्दे के साथ। दिल शब्द सुन करके आप समझ ही गए होंगे कि ये सीरीज़ हमारे हार्ट के बारे में रहेगी और इस सीरीज़ में हम एक के बाद एक दिल से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं और उनके उपाय और किस तरह से हम हमारे दिल को हेल्दी रख सकते हैं इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके लिए पूरी सीरीज़ में हमारे साथ बने रहेंगे डॉक्टर स्वप्निल गर्दे, जो कि वर्तमान में गर्दे क्लिनिक्स के डायरेक्टर भी हैं और साथ ही प्रदेश के जाने माने प्रतिष्ठित हॉस्पिटल सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। तो इस सीरीज़ की शुरुआत हम हृदय रोग की एक बेसिक जानकारी से शुरू करेंगे। कहने को ये जानकारी हम बेसिक शब्द ज़रूर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इसमें डॉक्टर साहब का बहुत गहरा अनुभव जुड़ा हुआ है और बहुत सारी ऐसी बारीक बातें आपको इस एपिसोड में जानने को मिलेंगी जो आपकी दिल की सेहत को और अच्छा बनाने में, या अगर आप किसी वजह से दिल की किसी समस्या से पीड़ित हैं तो उसको बेहतर रखने में आपको मदद करेंगी। तो चलिए ज़्यादा देर किए बिना हम स्वागत करते हैं डॉक्टर स्वप्निल का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रविंद्र जी, मुझे आपने पॉडकास्ट में मौका दिया, थैंक यू बहुत। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत हम करते हैं दिल की जो समस्या है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो हर दूसरे परिवार में हमको ये समस्या सुनने को मिलती है और अगर आंकड़ों की भी बात करें तो भारत में जो दिल की बीमारियों का आंकड़ा है काफ़ी ऊपर है। तो ये जो केसेस दिल की बीमारी के बढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण देखते हैं आप? दिल की बीमारी के केसेस बढ़ने के कारण बहुत सारे हैं, लेकिन साउथ एशियन मैन, या जिसमें इंडिया भी आता है साउथ ईस्ट एशिया में, उसमें इसके इंसिडेंस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़, और जल्दी भी हैं। इसका मतलब, जल्दी से मतलब है ये कम एज, अर्ली एज में भी देखा गया है। तो इसमें जेनेटिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा हमारी फूड हैबिट्स, हमारे ऑयल और घी का यूज़, स्ट्रेस, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़, ये कुछ प्रोमिनेंट रीजंस हैं। जी डॉक्टर साहब, जब हम कहते हैं कि हार्ट डिजीज़, एक शब्द कॉमन बहुत यूज़ में आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है, लोगों को लगता है हार्ट डिजीज़ कुछ एक ही चीज़ है। तो अगर हम बात करें हार्ट डिजीज़ की तो उसमें क्या कुछ शामिल है? देखिए, हार्ट का मेन फंक्शन हमारे शरीर में है पंप करना। वो एक टाइप से पंप है, वो पूरे शरीर को ब्रेन, किडनी, लिवर, सब जगह ब्लड भेजता है, पैरों में, हाथों में। तो उसका अगर पंप का फंक्शन किसी भी तरीके से, चाहे वो पंपिंग कम हो जाए या उसकी जो एक गति है, जो धड़कन जिसको बोलते हैं, वो कम हो जाए, वो ज़्यादा हो जाए, पंपिंग फंक्शन अगर कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो वो एक हार्ट डिजीज़ के रूप में उत्पन्न होती है। जी डॉक्टर साहब, इसी से बात निकल के आती है कि जो हार्ट डिजीज़ में आपने बताया है कि बेसिकली हृदय का काम है रक्त को पंप करना, और एक पंप को की तरह, वो मशीन की तरह वो काम करता है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी, आपने बताया कि कभी उसका अगर काम करना कम होता है, बढ़ता है, या किसी भी तरह के उसमें फ्लक्चुएशन आते हैं या किसी और तरह का डिसऑर्डर आता है। तो हम ये जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए कि इसमें कितनी टाइप की बीमारियां, अगर हम बात करें कि हार्ट डिजीज़ में शामिल होती हैं? जी, तो हम इसको कैटेगराइज करते हैं ब्रॉडली दो तरीकों में। एक है एक्वायर्ड मतलब जब आप ग्रो करते हैं, आपकी उम्र बढ़ती है, दूसरे एनवायरनमेंट से अपना शरीर इंटरेक्ट करता है, तब वो डिजीज़ बनती है। और एक होती है कंजेनाइटल मतलब पैदाइशी, जो आप जन्मजात दिल की बीमारी लेके चलते हैं। तो मतलब हेरिडिटी से भी उसका कहीं संबंध हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो जन्मजात बीमारियां हैं वो यूजुअली स्ट्रक्चरल बीमारियां होती हैं। स्ट्रक्चरल मतलब दिल का छेद हो गया, कोई एक चेम्बर छोटा हो गया, एक चेम्बर बड़ा हो गया, जो वैल्व है वो पूरे नहीं बन पाए, कम बने, अधूरे बने, तो ये है जन्मजात, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली किसी के स्ट्रक्चर को अफेक्ट होगा तो उसका फंक्शन भी ख़राब हो जाता है, इसलिए उन बच्चों को जल्दी हार्ट सर्जरीज चाहिए होती है। और दूसरा होता है एक्वायर्ड, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला था। एक्वायर्ड है जो हम ग्रो करते हुए डेवलप करते हैं, जिसका लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो सकता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो जो लाइफस्टाइल रिलेटेड है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, या हाई फैटी डाइट है, इससे मोस्ट कॉमनली हम जो सोसाइटी में देखते हुए आते हैं वो है हार्ट अटैक्स और कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होना हार्ट की आर्टरीज में। तो ये दो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा एक और एक्वायर्ड डिजीज़ में ही आती है, जिसको बोलते हैं, जिसके लिए आपने सुना होगा पेस मेकर की रिक्वायरमेंट हो गई किसी को। तो हमारा हार्ट जो है एक प्रोग्राम्ड वे में 70 से 100 के बीच में धड़कता है, 1 मिनट रेगुलर 1 मिनट में, और रेगुलर वे में धड़कता है। अगर ये स्लो हो जाए,
30 से नीचे धड़कने लगे, 40 से नीचे धड़कने लगे, तो उसमें पेसमेकर की रिक्वायरमेंट होती है। ये भी एक्वायर्ड डिजीज़ में आता है, ये डीजनरेटिव बोलते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई हार्ट की वो फंक्शन रेगुलरिटी की कम हो गई। जी, तो डॉक्टर साहब ये तो आपने बता दिया कि एक होता है एक्वायर्ड और एक आपका जन्मजात जो होता है कंजेनाइटल। यस, ठीक है। इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि दो टर्म्स बहुत यूज़ होती हैं, एक होती है हार्ट अटैक और एक होती है कार्डियक अरेस्ट। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा इन दोनों के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, कार्डियक अरेस्ट जो है वो एंड रिजल्ट है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट अरेस्ट हो गया, इसका मतलब है उसने पंप करना नहीं, उसने हिलना ही बंद कर दिया। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट स्टॉप्ड, दैट इज़ कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। इसमें उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जिसके लिए पेसमेकर की बात हुई, वो भी चली गई, पंपिंग एक्टिविटी वो भी चली गई। अब ये इसमें आदमी बेहोश ही हो जाता है क्योंकि हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया, ऑक्सीजन और ब्लड ब्रेन में नहीं गया और आदमी बेहोश हो गया। और एक होता है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक अगर मेजर है, बड़ा है, किसी को हार्ट की पंपिंग बहुत समय से कम है, तो इवेंचुअली वो कार्डियक अरेस्ट से उसकी मृत्यु हो सकती है। जो हार्ट अटैक है वो एक सिम्टम्स का क्लस्टर है जिसमें चेस्ट पेन, चेस्ट हैवीनेस, स्वेटिंग इमरजेंसी के रूप में दिखती हैं, और हार्ट अटैक नसों के ब्लॉक होने से होता है। ये दोनों डिफरेंस है। ओके, तो मतलब कार्डियक अरेस्ट को हम समझें दर्शकों, तो उस समय जो आपका हार्ट है पूरी तरह से फंक्शन करना बंद कर देता है। लेकिन अगर आपके हार्ट अटैक की बात करें तो डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके फंक्शन में दिक्कत आ जाती है, उसमें ब्लॉकेज आ सकता है, कुछ और स्थितियां बन सकती हैं जिसको हम हार्ट अटैक में शामिल करते हैं। करेक्ट। एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा जी, कार्डियक अरेस्ट का ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट है, वहाँ से रिटर्न ऑफ फुल फंक्शनल लाइफ भी डिफ़िकल्ट है जी। लेकिन हार्ट अटैक का ऐसा नहीं है। मतलब अरेस्ट में डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। मोस्टली बहुत कम चांस होते हैं अगर सही समय पे CPR, जिसको कार्डियक मसाज या कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की बात भी की जा रही है, मंथ भी मनाया जा रहा है। करेक्ट। तो अगर वो सही समय पे शुरू हो गया तो आदमी बच जाता है। लेकिन हार्ट अटैक में हमारे पास बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं अब ट्रीट करने की और आदमी को वापस से उस स्तर पे लाने की जिस पे वो पहले था। जी जी। डॉक्टर साहब एक बहुत सिंपल सा सवाल है लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें कि एक कोरोनरी आर्टरी फेल्योर की बात होती है और एक हार्ट फेल्योर की बात होती है, इन दोनों को किस तरह से आप डिफरेंशिएट करते हैं? हाँ, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ये जो एक कैटेगरी है, ये मोस्ट कॉमनली इसमें वही बात हो रही है जिसमें कि शरीर से कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम दोनों जाके हार्ट की नसों में इस तरीके से डिपॉजिट हुआ है जिससे कि वो हार्ट में जो फ्लो है, जो रक्त का प्रवाह है, उसको या तो धीमा कर रहा है, उसमें बाधा डाल रहा है, या बिल्कुल उसने बंद कर दिया है। इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं। हार्ट हमको मालूम है एक मसल है, अगर आप उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद करके रख दें 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, धीरे धीरे वो मसल कमज़ोर हो जाएगी और वो हार्ट फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगी। हार्ट फेलियर इज़ इनएबिलिटी टू पंप। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कैन बी कॉज ऑफ हार्ट फेलियर। मतलब वो यहाँ से स्टार्ट हो गया और फिर हार्ट फेलियर तक आप जा सकते हैं। एक बार अगर हार्ट फेलियर में आप एंटर कर गए उसके बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि पंपिंग पूरी की पूरी वापस रिकवरी उतनी संभव नहीं हो पाती है। राइट। जी जी। डॉक्टर साहब जैसे कि अभी आपने कोजेनिटल हार्ट डिजीज़ के बारे में बात की, तो चूंकि सिंपल सी बात है कि जब बाई बर्थ कोई चीज़ आती है तो बच्चों को अफेक्ट करना स्वाभाविक है। तो इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को एजुकेट करें। देखिए, जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है वो भी 2 भाग में डिवाइडेड रहती है। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल पार्ट्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन कुछ ऐसे दिल के छेद वाली बीमारी होती हैं जो एडल्टहुड में ही पता चलती है, बच्चों को पता ही नहीं चल पाती। जैसे गांव में है, उसका एग्जामिनेशन नहीं हो पाया, पीडियाट्रिशियन ने उसको नहीं देखा, तो वो पिकअप नहीं हो पाती और वो पता चलती है 20, 21, 22, 30 साल 35 साल के बाद वो स्टेबल होते हैं। फिर भी समटाइम्स घर में ये समझाया जाता है कि बच्चा जानबूझ के बहाने कर रहा है या उसको उतना पकड़ नहीं पाते, लेकिन उस समय हो सकता है वो सही में उसको ये प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि ब्रेथलेसनेस आ रही है या थक रहा है बच्चा, तो अक्सर ये कहा जाता है कि तुम बहाना कर रहे हो। तो जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे बच्चे खेलते हुए थक गए, ये तो बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ऐसा बार बार हो रहा है, वो आपके बराबर उम्र के साथ वालों के साथ नहीं खेल पा रहे हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है जिसको अपने को देखना चाहिए। उसमें एको का टेस्ट होता है, एको वो सारी डायग्नोस कर सकता है जिसमें प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो बच्चा पैदा होते ही दिखने लगती है, जिसमें नीला पड़ने लगता है, या तो वो रोता है तब या वो एक्सर्ट करता है तब। तो जब अगर वो नीला पड़ने लगा है तो उसमें बहुत जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए होता है, उसमें डिले नहीं करना चाहिए। तो इसमें भी 2 टाइप्स हैं, एक एडल्ट में भी प्रेजेंट हो सकता है और एक बच्चों में भी प्रेजेंट हो सकता है। जन्मजात बिल्कुल पैदा होते ही हो सकता है, इमीडिएट। डॉक्टर साहब एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि कई बार वो बच्चे सांस खींच लेते हैं कहा जाता है, तो क्या ये कहीं हार्ट से रिलेटेड मामला होता है या कुछ और है? ये यूजुअली
हार्ट की जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो एडल्ट हो चाहे बच्चों की है, वो एक्सर्शन पे बढ़ेगी और एक्सर्शन पे हर बार ही होगी। एक्सर्शन से जब बच्चे रोते हैं, हाँ, तो उसके लिए वो एक्सर्शन ही है। रोना मतलब तेज सांस लेना, दिल की धड़कन बढ़ जाना। तो उस समय अगर वो सांस रोक रहा है या वो सांस खींच के ले रहा है तो अपने को ईसीजी, एको, एक्सरे, एटलीस्ट ईसीजी एक्सरे जो बेसिक गांव में है उनके लिए एक्सरे, जो शहर में है उनके लिए एको, ये बहुत ज़रूरी जाँच है। जी। तो दर्शकों, मैं यहाँ कहना चाहूँगा, चाहे आप गाँव में रहते हो चाहे शहरों में रहते हो, लेकिन जो डॉक्टर साहब बात बता रहे हैं ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है और कई बार पेरेंट्स इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, जिसका खामियाजा बच्चे को आगे चल के बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। क्योंकि जब लॉन्ग टर्म तक वो हार्ट डिजीज़ चलती है तो कहीं ना कहीं उसके हार्ट को कमज़ोर करती है और उससे जुड़ी हुई दूसरी और समस्याएं उसमें पैदा होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब की इस एडवाइस को आप ध्यान में रखते हुए टाइम टू टाइम अपने बच्चों के चेकअप्स जरूर कराएं, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि बच्चों में हार्ट डिजीज़ कहाँ से आएगी, वो तो बड़ी एज की बीमारी होती है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, इसके बाद हम और ये जानना चाहेंगे कि हार्ट को लेकर के 3 कंडीशंस की बात बहुत की जाती है, वो 3 कंडीशंस क्या होती हैं और उनके बारे में आप थोड़ा संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ये तो हमने बात कर ली है, ये लोगों को सोसाइटी में पता भी चल जाता है। इसके अलावा 3 चीज़ें और होती हैं। नंबर 1 इज़ वैल्वुलर हार्ट डिजीज़। वैल्व हमारे दरवाजे की तरह होते हैं, हार्ट में जो चेम्बर्स हैं उस चेम्बर से ब्लड का फ्लो एक डायरेक्शन में ही रहे, इसका वो ध्यान रखते हैं। ये दरवाजे जब या तो पूरी तरीके से ना खुल पाएँ या वो यूनी डायरेक्शनल फ्लो, एक डायरेक्शन में रक्त का प्रवाह नहीं मेंटेन कर पाए, मतलब वैल्व में लीकेज हो जाए, ये जब प्रॉब्लम होती है इसको बोलते हैं वैल्वुलर हार्ट डिजीज़। यूजुअली इसमें ऑपरेटिव प्रोसीजर चाहिए होता है। जी। दूसरी चीज़ है अरिथमिया। अरिथमिया मतलब हमने बात की थी कि हार्ट 70 से 100 के बीच में या 60 से 100 के बीच में नॉर्मली एक नियमित रूप से धड़कता है, जिसको रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। जी। अगर ये इर्रेगुलर हो जाए, वो हर 2 हार्ट बीट्स के बीच का जो इंटरवल है वो मेंटेन ना कर पाए, इर्रेगुलर हार्ट बीट हो गई, बहुत फास्ट हो जाए, बहुत स्लो हो जाए, इसको अरिथमिया बोलते हैं। फ्लक्चुएट कर रहा है। फ्लक्चुएट कर रहा है। इसका मेडिसिन से भी उपचार है और अब्लेशन करके एक सर्जिकल ऑप्शन भी है। तीसरी है कार्डियोमायोपैथी। अब कार्डियोमायोपैथी मतलब हार्ट एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, उसकी मसल्स अगर कमज़ोर हो जाएं, चाहे वो किसी भी कारण से हो, और हार्ट की पंपिंग कम हो जाए, इसको बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। ओके, थैंक यू सर। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि हार्ट की बीमारी से सर महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, सभी पीड़ित होते हैं। तो आपके ऑब्जर्वेशन से मैं जानना चाहूँगा कि हार्ट डिजीज़ मेन वर्सेस वीमेन की अगर हम बात करें तो किन में अधिक पाई जाती है? हार्ट डिजीज़ मेन में अधिक पाई जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक फीमेल को पीरियड्स आते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी चालू रहती है, तब तक उसके कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हार्ट अटैक आने को रोकते हैं या प्रिवेंट हो जाता है। इसलिए जो लाइफ स्पैन देखी जाए तो मेल में ज़्यादा हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स होते हैं। वैसे भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो मेल में ज़्यादा कॉमन पाए जाते हैं फीमेल्स में, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, मोटापा, एब्डोमिनल ओबेसिटी। सो दैट इज़ वाई मेल आर मोर प्रोन फॉर हार्ट अटैक। जी। तो सर मैं चाहूँगा कि ये जो आपने लाइफस्टाइल रिलेटेड कॉज बताए हैं, इनको थोड़ा और एलॉबरेट करके हमारे दर्शकों को बताएं कि जो हार्ट डिजीज़ है और उसका जो लाइफस्टाइल वाला पार्ट आपने बताया, तो इस पार्ट में क्या कुछ शामिल होता है, कौन कौन सी गलतियाँ की जाती हैं जिनकी वजह से ये एक्वायर्ड डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है? देखिए, बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, और आजकल जो यंग लोगों में देखी जा रही है हार्ट की प्रॉब्लम, वो लाइफस्टाइल रिलेटेड ही है मेजरली। जिसमें मैं मानता हूँ, ये मेरी लिस्ट में टॉप है कि स्मोकिंग इज़ द बिगेस्ट किलर। यस। जितने भी यंग लोगों के अनफॉर्चुनेटली हम लोग को प्रोसीजर्स करने पड़े जो अटैक में आए, उसमें स्मोकिंग नंबर 1 है। नंबर 2 इज स्ट्रेस, डिप्रेशन। हम अनकॉन्शियसली खाते हैं, हमारी डाइट में अगर कैलोरीज ज़्यादा हैं, फिज़िकल एक्टिविटी कम है, हम वो बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी एनर्जी बॉडी में ज़्यादा स्टोर होगी। फैट एक एनर्जी का स्टोर्ड फॉर्म है, अगर वो चमड़ी के नीचे जा सकता है तो वो हार्ट में भी जमा हो सकता है। फैट अगर ज़्यादा जमा होगा तो किसी को भी हार्ट अटैक या चेस्ट पेन हो सकता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। मैंने एक चीज़ और पैटर्न है जिसका मैं तो एक मुहिम चला रहा हूँ कि जो एक्सरसाइज का है जी। एक्सरसाइज लोग समझते हैं कि पैदल चल रहे हैं और योगा कर रहे हैं तो वो एक्सरसाइज है, विच आई थिंक इज़ वन फॉर्मेट ऑफ एक्सरसाइज। जी। आपका
अपर बॉडी का एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 506 मांसपेशियाँ शरीर में, अगर पैर यूज़ कर रहे हैं तो ये तो बचपन से कर ही रहे हैं, बचपन में थे तब भी दौड़ रहे थे, तो ये कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ एक्सरसाइज नहीं, हमको होल बॉडी इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए। इन दिनों डॉक्टर साहब ने भी 30 डेज़ का चैलेंज ले रखा है दर्शकों। आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब केवल प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं, केवल आपको शिक्षा देने की बात नहीं कर रहे हैं, वो ये चीज़ों को खुद भी इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद एग्जाम्पल सेट नहीं करते तब तक चीज़ें लोग कैसे मानेंगे आप। बिल्कुल सही। तो सर इसी से जुड़ा हुआ, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई 2-3 बातें मैं और करना चाहूँगा। एक तो हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, डायबिटीज़ की बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। तो ये 3 जो फैक्टर हैं ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं हार्ट की कंडीशन को ख़राब करने में? ये 3 बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं हार्ट की कंडीशन को ख़राब करने में। इन्हीं तीनों को बिग 3 किलर्स बोला जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर ये कंडीशन किसी को है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। द प्रॉब्लम व्हाट डॉक्टर्स फेसिंग राइट नाउ इज़ पीपल डोंट एक्सेप्ट कि उनको बीपी की प्रॉब्लम हो गई है, शुगर की प्रॉब्लम हो गई है, और वो एक्सेप्टेंस और इनिशिएशन ऑफ थेरेपी, मतलब आपने स्वीकार किया और दवाई शुरू की, उसके बीच का गैप लंबा काफ़ी है। वो समय तो हमने लूज़ कर दिया और बॉडी में चेंजेस आ चुके हैं। तो ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आजकल तो लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि कोलेस्ट्रॉल की जांच तो खुद ही करा के आ जाते हैं। सो दैट पार्ट इज़ प्रोबेबली बीइंग टेकन केयर बाय द सोशल मीडिया एंड द पीपल लाइक यू जो अवेयरनेस फैला रहे हैं। अब दूसरी बात है स्वीकार्यता की। तो मुझे लगता है कि अगर किसी की जेनेटिक प्रॉब्लम है, फैमिली हिस्ट्री है, बीपी बढ़ा हुआ ही रह रहा है, तो उसको जल्दी कंट्रोल करने से हम अवॉइड कर सकते हैं इमरजेंसीज़ को। जी सर, अब इसके बाद हम आगे चलेंगे और जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे अर्ली वार्निंग सिग्नल्स होते हैं जिनसे कि हमको अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमारा हार्ट जो है अब सर्विस मांग रहा है या उसको केयर की ज़रूरत है। करेक्ट। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स में आप ये समझिए, आपकी अगर बहुत जल्दी एक्सरसाइज कैपेसिटी में डेटेरियोरेशन आया है, मतलब आप पहले 3 मंजिल चढ़ लेते हैं, अब 1 पे सांस फूल गई, अर्ली साइन। पैदल चल रहे हैं, अप हिल चढ़ रहे हैं, चढ़ाव पे जा रहे हैं, तब आपको जबड़े से लेकर नाभि तक बीच में कहीं पे भी हैवीनेस, पेन, पसीना ज़्यादा आना, ये होने लगा है। तीसरा, पैरों में सूजन, हाँफी आ जाना, लेटने पे खांसी आ जाना, ये सब अर्ली साइंस हैं, अपने को तुरंत टेस्ट कराने चाहिए। तो सर ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो टाइम टू टाइम कराने चाहिए और कितने इंटरवल पे कराने चाहिए, जिससे कि हमें हमारे हार्ट की कंडीशन के बारे में एक पिक्चर सामने दिखाई दे सके कि हमारा हार्ट अभी किस पोजीशन पर है? अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, फैमिली हिस्ट्री से मतलब होता है अगर आपके पिताजी, भाई बहन जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, उनमें से किसी को भी सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है, 55-45 साल के पहले अगर कोई आकस्मिक मृत्यु से घर में कुछ हुआ है, वैसे लोगों को तो एनुअल कराना चाहिए। बाकी लोगों को 2 से 3 साल में 45 ईयर्स के बाद में अपना चेकअप कराना चाहिए। चेकअप के 2 पहलू होते हैं, एक है जनरल ब्लड टेस्ट जिसमें से थायराइड, शुगर, लिपिड, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक है कार्डियक स्पेसिफिक टेस्ट जिसमें से इको, ईसीजी और टीएमटी, ये 3 इंपॉर्टेंट है। सर जैसे भी आपने कहा कि 45 प्लस के बाद के टेस्ट की बात, लेकिन आज की डेट में बहुत अर्ली एज में भी अटैक्स आ रहे हैं, तो क्या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब और अर्ली एज पर भी जाना चाहिए टेस्ट के लिए? ऐसे नियम अभी तक फॉर्मुलेट नहीं हुए हैं, तो रूटीनली तो ये नहीं बता सकते, लेकिन अगर कोई स्मोकर है, कोई ड्रिंक लेता है, कोई किसी की फैमिली हिस्ट्री ऑफ शुगर, डायबिटीज़ है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, फिट नहीं हो आप, मेडिकली फिट नहीं हो, आप शरीर में दिखने में हो सकता है फिट हो, तो उस लोगों के लिए वैसे नियम नहीं है, लेकिन उस केस में चेकअप करा लेने चाहिए। पूछा था ये प्रश्न आपसे कि पोस्ट कोरोना ये इंसिडेंट्स बढ़े हैं, तो इसलिए आम व्यक्ति के दिमाग में या हमारे दर्शकों के दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि क्या हर एज ग्रुप के लोगों को जाना चाहिए इस टेस्ट के लिए? नहीं, ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आपकी जीवन शैली ऐसी है जिसमें कि आप ये संतुलन मेंटेन नहीं कर, अगर आप लेके चल रहे हैं तो फिर अपने को करा लेना चाहिए। फिर उसके लिए कोई नियम, कोई एज नहीं है फिर तो। जी सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आता है कि आपने बताया कि टेस्ट करा लीजिए और इससे आपको आपकी हार्ट कंडीशन के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन हम अगर प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो ऐसी कौन सी डाइट्स और ऐसे कौन से फिजिकल एक्टिविटीज़ को आप सजेस्ट करेंगे जिनको अपनाने से हमारा हार्ट जो है हेल्दी बना रहे और उसको आगे जाकर के ख़राब होने की स्थिति ही ना बने? हमको डाइट में ट्रांस फैट्स अवॉइड करने चाहिए, पाम ऑयल थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए जो कि यूजुअली पैक्ड फूड में यूज़ होता है, जैसे कि चिप्स हो गए या बाकी चीज़ें हो गई।
इसके अलावा जितना कम ऑयल में खाना बन सके उतने कम ऑयल में ही सेवन करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई सब्जी ऐसी है जिसमें ग्रेवी नहीं है, तो उसमें ऑब्वियसली तेल की मात्रा भी कम इस्तेमाल होती है। तो ग्रेवी वाली सब्जियाँ शायद आपके शरीर में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन करा सकती हैं। पूड़ी, पराठा और रोटी में ऑब्वियसली रोटी में कम कैलोरीज हैं। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं, आपको चिंता है आपके हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ आप ऐसे ऑप्शंस में से वो सेलेक्ट कीजिए जिसमें कैलोरीज कम है। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज भी 2 भागों में डिवाइड हो गई है। एक है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो कि जिम में या फिर आप पार्क्स में पुशअप, सिटअप, पुलअप ये सब कर सकते हो। एक होती है कार्डियो एक्टिविटी। हमको दोनों का संगम यूज़ करना है जी। सिर्फ कोई एक एक्सरसाइज पूरी तरीके से आपको फ़ायदा नहीं देगी। कार्डियो एक्टिविटी में साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, रनिंग, रोप स्किपिंग ये सब आ जाती है। तो आप कम से कम 150 मिनट कार्डियो एक्टिविटी कीजिए हफ्ते भर में जी, डिवाइडेड 20 से 25-30 मिनट 4-5 दिन कर लेंगे तो 150 मिनट मिलेंगे। और कम से कम 45 से 60 मिनट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए बाकी दिनों में। तो ये रिकमेंडेशन है। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि मैं काफ़ी रिनाउंड लिवर एक्सपर्ट हैं, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था टीवी पे, तो उनका ये कहना था कि 45 मिनट्स के बाद तो आपकी वार्म अप होता है बॉडी में, और जब तक आपकी बॉडी से पसीना ना निकलना शुरू हो जाए तब तक वो बोलते हैं हम उसको एक्सरसाइज ही नहीं काउंट करते। ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, बट मुझे ऐसी नॉलेज नहीं है कि पसीना निकलना ज़रूरी है। भाई ठंड के मौसम में आप कैलोरीज तो बर्न कर ही रहे होगे, पसीना कम निकलेगा, बट एक्सरसाइज का ड्यूरेशन 40 to 45 मिनट्स मिनिमम होना चाहिए पर डे होना चाहिए। सर, उसके बाद हमारे दर्शकों के मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि जो हार्ट की डिजीज़ हैं, अगर इनका अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो क्या ये रिवर्सिबल हैं? देखिए, एक बार अगर हार्ट को डैमेज हो गया, डैमेज से मेरा मतलब है मान लीजिए किसी को अटैक आ गया। अटैक आने का मतलब ये होता है कि हार्ट की नस कमज़ोर में ब्लॉकेज आ गया और हार्ट की मसल को कमज़ोरी आ गई। तो वो डैमेज कभी कभी 100% हो जाता है और वो रिवर्स नहीं हो सकता। लेकिन अगर सही टाइम पे, जैसे इसको बोलते हैं गोल्डन आवर में ट्रीटमेंट, अगर किसी को अटैक आए 1 घंटे के अंदर अगर वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है, उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, तो हम पूरी की पूरी मसल्स को बचा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस लेवल तक रिवर्सिबल है। रिस्क फैक्टर रिवर्सिबल है। भाई आपको शुगर है, बीपी है, दवाइयों से 100% कंट्रोल हो गया, आपने रिवर्स कर लिया। लेकिन अगर डिजीज़ हो गई, डैमेज हो गया, कोई स्ट्रक्चरल चेंज हो गया, तो यूजुअली वो रिवर्सिबल नहीं होता, क्योंकि हार्ट में लिवर जैसी रीजनरेटिव कैपेसिटी नहीं होती। डैमेज हो गया तो डैमेज हो गया, मतलब फिर उसको आप फर्दर मैनेज कर सकते हैं, बस मेंटेन कर सकते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल को अगर आप दवाइयों के साथ मिला के फिर वो तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी और आपको कम तकलीफ होगी। हाँ, लेकिन दवाइयाँ कंटिन्यू चलेंगी आपकी। तो एक प्रश्न और है जिसमें ये जानना चाहेंगे हम, और दर्शकों को भी इसको जानकर के बेनिफिट होगा कि हर मेडिसिन की कोई भी विधा हो, हम अगर आज हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो ओवर द ईयर्स उसमें बहुत सारा इवोल्यूशन हुआ है। तो पिछले अगर 1 दशक की बात करें या और उससे भी पीछे हम जाएं, तो इस दौरान किस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं जिससे कि हार्ट पेशेंट्स को बेनिफिट हुआ हो? 2-3 थेरेपीज़ ऐसी मेरे माइंड में इमीडिएटली आ रही हैं जो मैं बता सकता हूँ। जब भी हार्ट की नस 100% बंद हो जाती है और अटैक होता है, तो उसको खोलने वाली टेक्निक को बोलते हैं थ्रोम्बोलिसिस। थ्रोम्बोलिसिस के नए एजेंट्स आ गए हैं जिससे उसके खुल जाने के चांसेस काफ़ी हाई हो गए। जिनकी हार्ट की पंपिंग कम है, पंपिंग बढ़ जाए, ऐसी दवाइयाँ अब उपलब्ध हैं जो लास्ट 10 ईयर्स में डेवलप हुई हैं। कुछ शुगर की दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि हार्ट की पंपिंग को भी बढ़ाती हैं, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स को इम्प्रूव करती हैं, एज वेल एज आपके जीवन में ईयर्स भी ऐड करती हैं जो उस बीमारी ने कम कर दिए थे। तो ये कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं। बाकी हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट्स भी कुछ हुए हैं। राइट, सर्जिकल एडवांसमेंट्स में आजकल, ऑल्दो तो ये 10 साल से पहले होगा, लेकिन अब ये भारत में भी बहुत ज़्यादा आ चुका है, जो कि मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी है। पहले स्टर्नम खुलना है, हाँ, चीरा फाड़ी नहीं होती, लोग डरते भी हैं, और ये मिनिमली इन्वेजिव में लैप्रोस्कोपिकली बाईपास हो जाता है। सब में नहीं हो सकता, लेकिन जिनमें हो सकता है अब वो पॉसिबल है। फिर और जो एंजियोप्लास्टी की टेक्निक्स हैं वो भी अब बहुत सुधार हो गई। पहले एंजियोप्लास्टी कैल्शियम जमा हुई वाली नसों में बहुत मुश्किल होती थी, स्टेंट्स पूरे अच्छे तरीके से डिप्लॉय नहीं होते थे।
अब उस कैल्शियम को मॉडिफाई करने की बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। ड्रग कोटेड बलून आ गए हैं जिसको स्टेंट लेस एंजियोप्लास्टी बोलती है। ऐसी नसें जिसमें स्टेंट की ज़रूरत नहीं है लेकिन ऑक्लूजन है, तो उसको बलून से भी ठीक किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, इस इंटरव्यू के हम अंतिम तौर पर आ रहे हैं और हमारे लिए अब इस में एक रोचक सेक्शन आ रहा है जिसमें कि जो हमारे दर्शक हैं, ख़ास तौर से जिनके घर में हार्ट की समस्या हुई है, ख़ास तौर से अगर किसी को हार्ट अटैक आया है, तो उसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। पहली भ्रांति ऐसी है कि इसमें लोग बोलते हैं कि भाई अगर अटैक आया है तो क्या खिलाएं जी, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या खिलाएं। जी, ये बहुत कॉमन सिनेरियो है। एंजियोप्लास्टी हो जाती है, एक्सप्लेन कर देते हैं कि स्टेंट हो गया अच्छे से। मैं समझता हूँ आईसीयू के बाहर या ओटी के बाहर आपसे जरूर पूछा जाता होगा। बिल्कुल, कि अब क्या खिलाएं। तो एक्चुअली ये देखिए, ये बीमारी किसी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी या कमी से नहीं हुई। ऐसा नहीं विटामिन B12 कम हो गया इसलिए अटैक आ गया। तो कुछ खाने से रिकवरी हो जाएगी, ऐसा नहीं। कुछ खाने से अगर ठीक होगा तो वो दवाई खाने से ठीक होगा। तो कोई ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं है जो इस कंडीशन को ठीक कर दे। हाँ, इन जनरल जो आपको एक डाइट फॉलो करनी चाहिए, हमने पहले भी इस पूरे वीडियो में वो डिस्कस किया है, वो डाइट ज़रूर फॉलो करें, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा खिलाने से कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जी, तो मिथ नंबर 2 पर आते हैं। मिथ नंबर 2 ये कहती है कि जिसमें अगर आपने किसी पेशेंट को स्टेंट डाल दिया तो वो अक्सर घर वाले कहते हैं कि साहब स्टेंट डल गया, अब तो लाइफ टाइम दवाई खाना पड़ेगी। हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन किसी की है कि जिसको स्टेंट की रिक्वायरमेंट है और वो ये सोच के नहीं डलवा रहा है कि मुझे दवाई जीवन भर खानी पड़ेगी, तो स्टेंट नहीं डलवाएंगे तो ज़्यादा दवाई खानी पड़ेगी। आप सोचिए किसी नली में रुकावट है, तो उस रुकावट को हमको उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमको दवाइयाँ देनी पड़ेंगी। अगर वो खुल जाएगा स्टेंट से तो इनफैक्ट दवाई कम हो जाएगी। दवाई तो दोनों केस में खानी है। जी, तो दवाई से जुड़ा हुआ सर तीसरा मिथ है जिसमें लोग कहते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर किसी व्यक्ति को हो गया है तो उसको जीवन पर्यंत दवाई खाना पड़ेगी। तो शरीर को दवाइयों की आदत नहीं, शरीर को दवाइयों की ज़रूरत होती है। अगर आप बीपी की दवाइयाँ नहीं खाएंगे तो वो बीपी आपके शरीर में कोई डैमेज कर देगा। इसको रोकने के लिए दवाइयाँ चाहिए। अगर आप कोई वेट लॉस प्रोग्राम में जाते हैं या आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, आप लाइफस्टाइल इंप्रूव करते हैं, उससे आपका बीपी अपने आप ठीक हो जाता है, तो आप दवाई मत लीजिए। लेकिन उतनी देर हम बीपी या शुगर या फॉर दैट मैटर एनी प्रॉब्लम, हम उतनी देर आपके शरीर में डैमेज करना अलाउ नहीं कर सकते। सो इट इज़ नॉट अबाउट हैबिट और आदत, इट इज़ अबाउट ज़रूरत और नीड। जी, तो दवाई को लेकर के सर तीसरा मिथ है, चौथा मिथ है इनफैक्ट। इसमें अक्सर मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि साहब अगर दवाई खाते हैं तो शरीर में वीकनेस आती है, कमजोरी आती है, तो ये कितना सच है? बहुत स्पेसिफिक कुछ दवाइयाँ हैं जिससे कि मांसपेशियों में थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, लेकिन डॉक्टर को हमेशा मालूम होता है जब भी वो लिखता है, और इस डोज में कम यूज़ होती हैं वो दवाइयाँ। तो दवाइयों से कमज़ोरी नहीं आती। अगर किसी की हार्ट की प्रॉब्लम है, उसकी पंपिंग कम है, किसी को अटैक आया, तो वो इन जनरल वीक फील करेगा एज़ कम्पेयर टू हिज प्रीवियस सेल्फ। उसको थोड़ी सी कमज़ोरी रहेगी। दवाइयाँ एज सच कोई कमज़ोरी नहीं कराती। जी, तो देखा दर्शकों, ये जो 4 बड़े मिथ जो कि समाज में प्रचलित हैं और अक्सर सुनने में आते हैं, उनके बारे में सच्चाई क्या है और मिथ क्या है, डॉक्टर साहब ने हमें बताया। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते हम जानना चाहेंगे, बल्कि आपका एक संदेश चाहेंगे कि जो लोग हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं या हार्ट की किसी कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, आप सबसे पहले अपने शरीर को जानिए। अगर आपका शरीर आपको कोई प्रॉब्लम बता रहा है तो वो जेन्युइन है, वो आपका शरीर है, आपसे झूठ नहीं बोलेगा। उसके टेस्ट कराइए। इमरजेंसी होने के पहले सारी चीज़ों को डायग्नोस करके सेटल कर सकते हैं। वाई टू ट्रीट एनीबडी सेम डिजीज़ इन एन इमरजेंसी रादर देन प्रोएक्टिवली। तो मेरा संदेश यही है कि उस एंड तक मत स्ट्रेच कीजिए अपने शरीर को जब आपको कोई इमरजेंसी डील करनी पड़े। आप उसके पहले ही प्रोएक्टिवली सारे टेस्ट करा के चेक कराइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट कराइए। जी, तो मतलब बचाव ही हृदय को अच्छा रखने का उपाय है। और डॉक्टर साहब की बातों से जो मैं समझ पाया हूँ और जो इसका टेक अवे अगर हम कहें इस इंटरव्यू का, वो यही है कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स पे ज़्यादा ध्यान दें, अपनी सेहत को पहले से ही इतना अच्छा रखें, खान पान को बेहतर करें। साथ में अगर आपको पहले से कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ है या आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है तो आपको और ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ताकि वो संभावना पैदा हो उसके पहले ही आप उसको मिटिगेट कर सकें, उससे आप अलग हो सकें, ताकि आपका परिवार भी सुरक्षित रह सके, आपका शरीर भी बेहतर रह सके। क्योंकि एक बार डिजीज़ अगर आपके शरीर में एंटर कर जाती है, उसके बाद आप कितना भी प्रयास कर लीजिए,
आप मैनेज और मेंटेन तो कर पाते हैं, लेकिन वो लाइफ या वो लाइफस्टाइल जो आप पहले जी रहे होते हैं वो आपको वापस नहीं मिल पाती है। तो बेहतर यही होगा कि खान पान पे ध्यान दें, एक्सरसाइज पर ध्यान दें, और जो लोग ऑलरेडी इस बीमारी को सफ़र कर रहे हैं, जो दवाएं डॉक्टर साहब ने लिखी हुई हैं उनको टाइम टू टाइम लें। अपनी मर्ज़ी से डोजेस को कम या ज़्यादा ना करें। अक्सर ये होता है कि लोग मर्ज़ी से ही दवाई खाना बंद कर देते हैं या मर्ज़ी से दवा खाना शुरू कर देते हैं। ओवर द काउंटर दवाइयों का बड़ा चलन है, ख़ास तौर से टीवी वगैरह के विज्ञापन देख करके या इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे उनको बहुत सारी दवाइयाँ बता दी जाती हैं या जड़ी बूटियाँ बता दी जाती हैं कि साहब ये खा लीजिए, इससे आपका हार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, और अब हमको ठीक लग रहा है इसलिए हमने छोड़ दी। ये भी होता है कि जब दवाई से आपको आराम लगने लगता है तो आपको लगता है वो ठीक हो गए हैं, तो आप वो गलती कर बैठते हैं कि जिस समय आपको कंटिन्यू करना चाहिए था उसी समय आपने उस ब्रेक ले लिया, छोड़ दिया। तो ये सारी कंडीशनें अगर आप इनसे बचेंगे और इनको ध्यान में रखेंगे डॉक्टर साहब की एडवाइस को, तो निश्चित रूप से आपका हृदय जो है मस्त रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे और आपकी जो जीवन शैली है और आपका जीवन है बहुत खुशहाल रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे डॉक्टर गर्दे के साथ, फिर से एक बार दिल की बात करेंगे और दिल की बीमारी को लेकर या दिल की सेहत को लेकर के जो नए और पहलू हैं उन पर चर्चा करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सर।